नाम से सेक्युलर, ठीक है, क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इसमें कहीं कश्मीर का नाम तो नहीं लिखा है। 99% जो पुलिस वाले, जम्मू और कश्मीर पुलिस के जो पुलिसकर्मी, इनके पुलिस वाला कहां जाएगा? वो ऑपरेशन के बाद आएगा, अपने घर जाएगा। उसका घर कहां है? उसी, ये पंडित यहां पर काम करता है, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। इंडिविजुअल, इतनी राष्ट्रीय राइफल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। दोस्तों, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, कई दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला हिंदी में। इंग्लिश में जरूर आपने वीडियोस देखे होंगे चाणक्य डायलॉग्स के। दोस्तों, मेरा मन तो कुछ और था। मेरा मन था कि मैं चाइना और ताइवान के बीच में चल रहा है उसके ऊपर आपको अपनी टिप्पणी दूं, अपना एनालिसिस दूं। लेकिन फिर ये जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर दोबारा अटैक हुआ, एक कश्मीरी पंडित भाई की जान चली गई, मैं उसके बारे में सोचता हूं कि बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना और ताइवान अभी थोड़े दिन इंतज़ार कर सकता है। ये जो सिलसिला है कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने का या कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करने का, दोस्तों, ये नया सिलसिला नहीं है। आप लोग तो अभी से सुन रहे होंगे। अभी से मेरा मतलब है 1989, 1990 जब पलायन हुआ था, लेकिन नहीं, ये 100 साल से पुराना सिलसिला है, तो चलता चला आ रहा है। तो अगर कोई आपको ये बोले कि ये कल यूं शुरू हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। ये सिलसिला बहुत पुराना है। और ये जो पलायन हुआ था, जो 19 जनवरी की बात करते हैं 1990 की, ये पहली बार पंडितों का पलायन नहीं हुआ कश्मीर से। इसके पहले भी कई बार पलायन हो चुका है, लेकिन इस बार कुछ फर्क है। वो क्या है? कौन कौन लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं और कौन कौन लोग हैं जो टारगेट हो रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं आपको दोनों तरफ की बातें बताऊं। और जो मामला आपको इतना सीधा साधा दिखता है, वो इतना सीधा साधा है नहीं। आपके मन में शायद ये बात है, पर कई लोग मुझे लिखते भी हैं, ट्विटर पे डीएम भी करते हैं कि साहब कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं और ये रेडिकल इस्लामिस्ट मार रहे हैं। ये तो सच है, इसमें कोई एनालिसिस की बात ही नहीं है। ये तो जिहाद चल रहा है, ये तो है। लेकिन इसके अलावा भी कई और कारण हैं। जो कर रहा है उसकी तरफ से भी और जिसके ऊपर हो रहा है वो भी किन कारणों से हो रहा है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो रेडिकल्स हैं, वो रेडिकलाइज्ड हैं, वो जिहादी हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, इसलिए हिंदू को मार रहे हैं। वो एक मुख्य कारण जरूर है, इसमें आप अपने मन में कोई शक मत रखिएगा। लेकिन वजह और भी है, वजह सिर्फ एक नहीं है। दोस्तों, ऐसी स्टोरी है, ये कहानी पूरी ऐसी है कि पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि कौन कौन है जिसमें इन्वॉल्व है। ग्रुप है TRF करके, द रेसिस्टेंस फ्रंट। ये रेसिस्टेंस फ्रंट क्या है? ये रेसिस्टेंस फ्रंट कुछ नहीं है, लश्कर तैयबा का सेक्युलर नाम है। क्योंकि जब हम कहते हैं लश्कर तैयबा, क्योंकि हम कहते हैं जैश ए मोहम्मद, क्योंकि हम कहते हैं हिजबुल मुजाहिदीन, एक जमाने में अल फरहान भी हुआ करता था, तो ये सब पैन इस्लामिक नेम्स हैं। और जब से पाकिस्तान फंसा है FATF की ग्रे लिस्ट में, तो पाकिस्तान ने सेक्युलर नाम देना शुरू कर दिया है कि कोई इसको रेडिकल इस्लाम से ना जोड़े, कोई इसको टेररिज्म से ना जोड़े। द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम सुनने में इतना जबरदस्त लगता है ना, कि ये लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, ये लोग भारत का विरोध कर रहे हैं। ये तो फ्रीडम फाइटर है भाई, ये तो स्वतंत्रता सेनानी है। एक जमाने में हुर्रियत वाले एक खास चैनल पे आए थे भारत में, और वहां पे जब बुरहान वानी को मारा गया था, तब इन लोगों ने उस खास चैनल पे यह बात बोली थी कि बुरहान वानी को मारा गया तो ऐसे लगा जैसे कि शहीद भगत सिंह को किसी ने मार दिया हो। ये लोग ऐसी बकवास और फालतू की बातें करते थे चैनल पे। मैं रिपब्लिक की बात नहीं कर रहा। रिपब्लिक में अगर किसी ने ऐसी बात कर दी तो उसकी रसीद कट जाएगी इमीडिएटली, जल्दी से 2 मिनट पहले उसकी रसीद कट जाएगी। ये कोई और चैनल है, लुटियंस टाइप का। उसके बाद मैंने मीडिया में कदम रखा, 2016 में जब ये हुआ था, उसके बाद मैंने मीडिया में कदम रखा। खैर, कहने वाली बात यह है आपको कि इन लोगों ने एक सेक्युलर टेररिस्ट ग्रुप बना दिया, नाम से सेक्युलर, ठीक है। क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इसमें कहीं कश्मीर का नाम तो नहीं लिखा है, इसमें कोई कश्मीर का नाम तो नहीं लिखा। और जैश के और लश्कर के तो जितने लोग हैं, ज्यादातर इसमें से पंजाबी आते हैं पाकिस्तान से, या फिर पश्तून आते हैं। इसमें कश्मीरी तो है ही नहीं। कश्मीरी थोड़े से लोकल्स हैं जो कश्मीर वैली के अंदर हैं, बट जब इनकी शुरुआत भी हुई थी लश्कर और जैश की,
तो बाहर वाले लोगों से हुई थी, पाकिस्तानियों से हुई थी। और आज भी इनके जो सरगना है वो पाकिस्तान में है, तो आपने टीआरएफ शुरू करवा दिया पाकिस्तान में साहब, द रेसिस्टेंस फ्रंट, कि ये लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, ये लोग भारत को पीछे धकेल रहे हैं। देखिए साहब कितने महान लोग हैं। खैर, ये मार क्यों रहे हैं? एक तो जिहाद, गजवा हिंद, ये सब बातें सच हैं, ये कारण भी है मारने का, लेकिन और भी कारण है। इनका एक और कारण मारने का ये है कि ये जब हिंदुओं को कश्मीर में मारेंगे तो कहीं ना कहीं बेंगलोर में, नोएडा में, गाजियाबाद में, हैदराबाद में, मुंबई में जो कश्मीरी मुसलमान रह रहा है उसके ऊपर कोई जाके उसके साथ मार पिटाई कर दे, कोई उसकी जान ले ले। ये चाहते हैं ये करे ऐसा। आप प्लान समझ रहे हैं? बात यह है कि कश्मीर में इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि कोई ना कोई बाकी भारत में भावुक हो जाएगा और वो कोई एक्शन ले लेगा। अच्छा, ये स्टूडेंट है, कश्मीरी स्टूडेंट, मेरठ में पढ़ रहा है, चलो बेटा तुम लोग बड़े हिंदू मारते हो ना कश्मीर में, चलो हम तुम्हें सबक से। ये कभी इस चक्कर में मत फंसना दोस्तों, कभी चक्कर में मत फंसना, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा, अगर आपने किसी भी कश्मीरी भाई या बहन को हाथ लगाया जो बाकी हिंदुस्तान के और शहरों में पढ़ रहे हैं, आपने उनको हाथ लगाया, पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है आप ये करें और ये आपको इसलिए धकेल रहा है कश्मीर में कि आप करें। अभी तक नहीं करा है, आगे भी मत करना, ये पाप कभी मत करना, क्योंकि आपने ये करा, ठीक है, आपके मन की भड़ास कम हुई, आपने एक बेगुनाह को पीट दिया। वो तो बेगुनाह है, उसने तो करा नहीं, वो तो पढ़ रहा है बेचारा यहां पे कश्मीरी, आपने उसको पीट दिया, ठीक है, 10-15 लोग गए, एक को मिलकर पीट दिया। उस दिन रावलपिंडी में बैठा पाकिस्तानी जनरल ताली बजाएगा, बोलेगा शाबाश हम कामयाब हो गए। वो चाहते ही हैं। ये दूसरा कारण है, पहला जिहाद वाला, दूसरा ये। तीसरा कारण है पूरी तरीके से कश्मीर को साफ कर देना, कि कश्मीर में सिर्फ मुसलमान रहे, हिंदू सिख ईसाई ना रहे। और कौन से मुसलमान रहे? वो मुसलमान जो चुप रहे, जो इनके खिलाफ बात ना करें, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें, जो लश्कर जैश हिजबुल के खिलाफ बात ना करें। अब कश्मीर में क्या सिर्फ हिंदू मर रहे हैं? नहीं, मुसलमान भी मर रहे हैं और बड़ी तादाद में मर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं जो मारे जा रहे हैं कश्मीर में, वो 99% मुसलमान है। 99%। मैं तो जाता रहता हूं, मुझे पता है, मीडिया पूरी चीज बताता भी नहीं है, मैं तो वहां पे जाता हूं, मैं उनके बीच में रहता हूं, इसलिए मुझे पता है। मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज की बात कर रहा हूं, मैं कोई मीडिया में मैंने पढ़ा, कोई वीडियो देखा, किसी का यूट्यूब पे चैनल, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं पर्सनली जाता हूं वहां पे, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, मैं गया हूं, लोगों से बात करी है, देखा है अपनी आंखों से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 99% जो पुलिस वाले हैं, जम्मू और कश्मीर पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, वो जो मारे जाते हैं उसमें से 99% कश्मीरी मुसलमान हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये भी मुसलमान है तो दूसरे मुसलमानों को क्यों मारेंगे? इसका क्या लॉजिक है? इसका यह लॉजिक है कि जो वर्दी पहन रहा है खाकी रंग की, वो देश की वर्दी है। और ये जो आतंकवादियां कहते हैं कि जो वर्दी पहन रहा है भारत की, वो किसी भी रंग की हो, या तो हमारे खिलाफ है, या अगर हम में से है, अगर वो मुसलमान है तो गद्दार है, तो उसको मारो, उसको मार डालो। आपको याद है राइफलमैन औरंगजेब? याद है उसकी शक्ल, राइफलमैन औरंगजेब की शक्ल? वो भी तो जेएनके का था, मार दिया उसको। लेफ्टिनेंट उमर फयाज, याद है आपको? दोनों आर्मी के थे। लेफ्टिनेंट उमर फयाज, राजपुताना राइफल्स, मार दिया उसको। क्यों? उनको जब मारा वो दोनों निहत्थे थे, तो निहत्थे पे वार क्यों करा? इनकी फितरत है, ये डरपोक है, ये इनकी औकात नहीं है। ये जब जेएनके पुलिस वालों को भी मारते हैं ना, ये ऐसे, जो जेएनके पुलिस वाला अपने बच्चे के साथ बाजार में कुछ सब्जी खरीदने गया, कोई घर का सौदा लेने गया, उसको पीठ में गोली मार दी, ठीक है, या फिर कोई नमाज पढ़ के आया मस्जिद से, उसकी पीठ पे, ये ऐसे हैं, ये निहत्ते नमाजी को गोली मार दी, या फिर दुकान पे कोई गया उसको गोली मार दी। ये इनकी फितरत है, ये डरपोक है, ये कायर है, इनके बस का कुछ नहीं। तो ऐसा करते हैं। ये कभी इंडियन आर्मी पे आपने देखा इनको अटैक करते हुए? इनको सांप सूंघ जाता है, अगर सामने से फौजी आते हैं ना, राष्ट्रीय राइफल्स आती है, इनको सांप सूंघ जाता है, गले सूख जाते हैं इनके, भाग जाते हैं तुम दबा के। अरे इतनी औकात है तुम्हारी तो लड़ो यार आरआर से। तुम मुजाहिद हो, तुम गाजी हो,
जाओ भारतीय सेना से लड़ो, हमें भी दिखाओ कितने बड़े मर्द के बच्चे हो, हमें भी तो पता लगे कि साहब बहुत फौलाद है हमारे सीने में, हमारे बाजू फौलाद के, हम देखो इंडियन आर्मी से टकराते हैं। कभी नहीं करेंगे ये वेट करेंगे कि जब कोई बंदा निहत्था हो। ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं। ये जो बार बार मैं निहत्थे की बात कर रहा हूं और मैं 2 फौजियों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो जेएन के पुलिस वाले हमारे भाई जो शहीद हो गए उनकी बात तो मैंने करी, जो पंडित हो गए शहीद मैंने उनकी बात करी, और जो 2 फौजी हैं राइफलमैन औरंगजेब और लेफ्टिनेंट उमर फयाज, मैंने इनकी बात करी। इन सब में कॉमन क्या था? जो सिख स्कूल प्रिंसिपल मारी गई, और इन सब में क्या कॉमन था? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, सबके बीच में कॉमन क्या था? सबके बीच में, या जो जर्नलिस्ट मारा गया हो, सबके बीच में कॉमन यह था कि सारे के सारे निहत्थे थे। याद रखिएगा मेरा ये पॉइंट निहत्था होने का, फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ऐसा है कि 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी अगर ये जो वहां पे टेरर है इसको रोकना है। 370-35 से हटने के बाद लोग कहते हैं ना टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, लोग बेवकूफ हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। बहुत हद तक टेररिज्म की कमर टूट गई है। इनमें इतनी हिम्मत है नहीं, है सीआरपीएफ के ऊपर अटैक करेंगे, चुपचाप से मोटरसाइकिल पर ग्रेनेड फेंका, भाग गए वहां से। वो दिन थे ना जब ये लड़ते थे, ये वो दिन चले गए। अब इनकी इतनी औकात नहीं है, डरपोक हैं ये कायर हैं, छुप छुप के भागते हैं। एक को गोली मार दी, एक को ये कर दिया, भाग गए, किसी के घर में छुप गए। ये इनका इतना ही रह गया है बस कश्मीर में। पर चाहे वो सिख स्कूल टीचर को मारा, चाहे पंडित को मारा, चाहे वो हिंदू था जो चाट पापड़ी की दुकान लगा रहा था, चाहे वो कश्मीरी पंडित था जो कि फार्मेसी चला रहा था, दवाइयों की दुकान चला रहा था, चाहे वो जेएन के पुलिस वाला वो मुस्लिम कांस्टेबल था जो नमाज पढ़ के आ रहा था, या लेफ्टिनेंट उमर फयाज, या राइफलमैन औरंगजेब, इन सब के बीच में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज यही है दोस्तों कि सारे के सारे निहत्थे थे। देखिए 3-4 कदम आपको उठाने पड़ेंगे अगर आपको यह रोकना है कश्मीर में। पहला कदम यह समझना पड़ेगा कि समस्या पाकिस्तान से आ रही है, तो इसका समाधान हम कश्मीर में क्यों ढूंढ रहे हैं, श्रीनगर में क्यों ढूंढ रहे हैं इसका समाधान, और पिछले 30-35 साल से वहीं पर समाधान ढूंढ रहे हैं जहां की समस्या नहीं है। अगर आपकी छत से पानी चू रहा है और कमरे में गिर रहा है तो आप फर्श को रिपेयर क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। छत पे जाना पड़ेगा ना आपको। या अगर आपका फर्श खराब है तो आप छत की सफाई क्यों कर रहे हैं? आपको फर्श की सफाई करनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूं। और इसका मतलब यह नहीं कि आप जाके पाकिस्तान में आप आतंकवादी मारे, नहीं, आतंकवादी को मत मारिए। आतंकवादी आपका दुश्मन नहीं है। आतंकवाद की जननी पाकिस्तान आर्मी है। आपको पाकिस्तान आर्मी और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना होगा, बहुत ज्यादा नुकसान। तब ये बिल्कुल ठंडे, ये जो इनके खून में उबाल आता है ना, ये ब्लड प्रेशर अपना बढ़ा के रखते हैं, जिहाद फी सबिलिल्लाह और सब्ज परचम लहराएंगे लाल किले में इंशाल्लाह, इनकी नाक में नकेल लग जाएगी। जिस दिन मोदी जी ने बोल दिया इंडियन आर्मी को कि भाइयों कोई बात नहीं, अगस्त का महीना है, मेरा मूड है, एक बार जरा हैप्पी दिवाली कर दो इनकी, मैं आपको बता रहा हूं, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूं। जिस दिन मोदी जी ने कह दिया हैप्पी दिवाली कर दो, फिर देखना घुटनों के बल पे आएंगे जनरल बाजवा और घुटनों के बल पे आएंगे शहबाज शरीफ, और मुफ्त में 2 पे 1 फ्री इमरान को भी लेकर आएंगे सामने कि बेटा मोदी बाप है, पैर छुओ, माफी मांगो, वापस चलो। इनको जितना ठोको उतना कम है, और ठोकना क्या, इनको मारना कम है, घसीटना ज्यादा है। पहली चीज, यानी कि समस्या अगर पाकिस्तान में है तो आप कश्मीर में क्यों सॉल्व कर रहे हैं? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो जेएन के पुलिस वाले हैं उनमें और इंडियन आर्मी में सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या फर्क है? इंडियन आर्मी वाले जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कोई भी इंडियन आर्मी वाला ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करने के बाद कहां जाएगा? कैंटोनमेंट में, छावनी में जाएगा, अपने कैंप में जाएगा। कैंप में पूरी दीवार बनी है, पूरी तारबंदी है, सामने गार्ड लगे हैं, AK-47 लेके, सब कुछ सुरक्षित है। अंदर घुसना लगभग नामुमकिन है। वो चला गया, फौजी आराम से नहाएगा, धोएगा, खाना वाना खाएगा, सो जाएगा। अगले दिन फिर रात को निकलेगा वो फ्रेश होके। जेएन के पुलिस वाला कहां जाएगा? वो ऑपरेशन के बाद आएगा, अपने घर जाएगा। उसका घर कहां है? उसी गली मोहल्ले में जहां पे आतंकवादी किसी न किसी घर पे है। आधे समय उस पुलिस वाले की जान इसीलिए अटकी रहती है कि यार मेरे बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लेंगे, मेरे बाप को गोली तो नहीं मार देंगे, मेरी बीवी को अगवा तो नहीं कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज,
ये जो पुलिस वाला है, जेएनके पुलिस वाला, इसके साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोकल कश्मीरी है और इसने वर्दी पहन ली है। इसकी कहीं बाहर पोस्टिंग भी नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, जम्मू में हो जाएगी इसकी, मुश्किल से मुश्किल। और कहां जाएगा ये? इसने जाना कहां है? इसने तो कहीं नहीं जाना, ये तो कश्मीर में रहेगा, इसका घर वहां पे है। अच्छा, जब ये कश्मीर में रहेगा तो ये मार्क्ड है, इसकी खोपड़ी पर उन्होंने निशाना बना दिया कि भाई ये जब अकेले में मिलेगा इसको मारेंगे हम, ठीक है। तो ये बात समझनी है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी टारगेट रहेगा। ऐसा नहीं कि उसने वर्दी उतार दी, बोला साहब मैं 60 साल का हो गया हूं, अब मैं रिटायर हो गया हूं, तो अब आप एक काम करो, अब मुझे छोड़ दो ना, ये फिर उसके पीछे पड़ेंगे। तो हम 100% तो सॉल्व नहीं कर सकते चीजें। हमें क्या करना है कि जैसे आर्मी के लिए कैंटोनमेंट बनते हैं वैसे ही पुलिस के लिए बनाने पड़ेंगे, और ये साल भर के अंदर तैयार हो जाएंगे। एक जमीन का टुकड़ा लीजिए और पुलिस वालों के लिए वहां पे घर बनाइए, और सारे पुलिस वाले अंदर रहेंगे, उनकी गाड़ियां, उनके बीवी बच्चे, उनके लिए स्कूल बनाइए जैसे आर्मी के होते हैं। क्या दिक्कत है? पैसा देना है ना, 2 पैसे खत्म करो। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये होना चाहिए। कश्मीर बहुत छोटा सा है, तो कश्मीर में संभव है दोस्तों, कश्मीर इतना सा है बस, कश्मीर का साइज कुछ भी नहीं है, ये आराम से हो सकता है, आराम से हंसते खेलते हो सकता है, साल भर के अंदर पूरा कंप्लीट हो सकता है। आप देखिएगा किस तरीके से मनोबल बढ़ जाएगा जेएनके पुलिस का। वैसे ही उनका बहुत जबरदस्त मनोबल है, लेकिन फिर भी जो कश्मीरी पुलिसमैन है, जो कश्मीरी पुलिस वाला है, वो अपनी जान के लिए नहीं डरता, वो अपने बच्चे की जान के लिए डरता है, वो अपने माँ बाप की जान के लिए, बीवी बच्चों की जान के लिए डरता है। वो वैसे ही शेर है, जिस दिन आपने उसको गारंटी दे दी कि तुम्हारे परिवार वालों को कुछ नहीं होगा, शेर का बब्बर शेर बन जाएगा। आप एक बड़ा सा कैंपस बनाइए, 50 एकड़ जमीन लेके, उसके अंदर मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाइए, प्रॉपर दीवार हो, बार्ब्ड वायर हो, कॉन्सेंटीना फेंस, फ्लड लाइट्स वगैरह सब कुछ, वहां पे गार्ड हो सामने, ये लोग जाएं अपना, अंदर रहें, अंदर प्लेग्राउंड है बच्चों का, सब कुछ, सारी फैसिलिटीज हैं, स्कूल वूल सब अंदर, और छोटा सा बाजार अपनी चीजों का खरीदने के लिए, इनको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और जब भी जाएं अंदर मस्जिद भी बनाओ, मंदिर भी बनाओ, जो बनाना है सब बनाओ, और जब भी जाएं बाहर अकेले कोई नहीं जाएगा। ये हुक्म पास कर दे जेएनके पुलिस के लिए, सारे के सारे हथियार ले जाओगे, और सारे के सारे, कोई भी अकेला बंदा नहीं जाएगा कि टहलते हुए बाहर चला गया, नहीं, गाड़ी ले जाओ, 4 बंदे एक साथ जाओ, और चारों के चार AK-47 लेकर जाओ, ठीक है। अब मैं आखिरी आता हूं कश्मीरी पंडितों के ऊपर। इसके पहले मैं बोलूं, मैं अपने पंडित भाई बहनों से माफी मांगता हूं हाथ जोड़ के। देखिए, मैं आपका हितैषी हूं, हर समय मैंने कश्मीरी पंडितों के साथ मैं रहा हूं और आगे भी रहूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, मैं आपसे जम्मू में मिल चुका हूं, मैं आपसे कश्मीर में मिल चुका हूं, मैं आपसे दिल्ली में मिल चुका हूं, मैं आपसे लंदन में मिल चुका हूं, मैं आपसे हर जगह मिल चुका हूं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा एक कश्मीरी पंडित का, मैं उनका पूरा नाम आपको नहीं बताऊंगा। वो जेएनके गवर्नमेंट के एक सरकारी विभाग में काम करते हैं, मुझसे सीनियर हैं, तो मैं उनको दोस्त तो नहीं कह सकता अपना, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और तजुर्बे में भी बड़े हैं। उनका एक कहना है कि मैं रिटायरमेंट के बाद वापस अपने गांव जाऊंगा, कश्मीर में रहूंगा। मैंने बोला सर आपको मार देंगे। कह रहा मार दें? कह रहा अगर मैं भी चला गया ना तो कौन रहेगा यहां पे? देखिए, मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन वो जो कश्मीरी पंडित हैं जो कि सरकारी, उनके लिए तो कहना आसान नहीं है ना। वो तो अपनी जान रिस्क पे डाल रहे हैं वहां पे, वो तो रिस्क लगा रहे हैं ना, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, अपने माँ बाप के साथ सब कर रहे हैं। और आप मत ये मत सोचिए कि आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने ऐसे ही बोल दिया कि क्या है। मैं जब भी जाता हूं मैं उनसे मिलता हूं, मैं उनका पूरा नाम आपको नहीं बनाऊंगा, उनका फर्स्ट नेम मनोज है, उनका फर्स्ट नेम मनोज है, और उनका यही सपना है कि रिटायरमेंट के बाद मैं जाके अपने गांव में रहूंगा। और उनका जो गांव है वो थोड़ा सा दूर है श्रीनगर से। क्यों उनके मन में ऐसी भावना आई? क्योंकि वो कहते हैं अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर कौन रहेगा यहां पे यार, ये कश्मीर मेरा है। 5000 साल से हमारे बाप दादा की खाक यहां पे मिली है, इनके पानियों में जो खाक बहाई है, नदियों में उनकी राख बहाई है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं छोड़ के चला जाऊं। मैं, देखिए, जो भी कश्मीरी पंडित भाई बहन, मेरी बात समझिएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको नहीं समझ में आए, आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आप जो भी ठीक समझे। देखिए, आप चले जाएंगे तो ये यही चाहते हैं, ये टेररिस्ट, कि आप चले जाएं वहां से, ये तो चाहते यही हैं।
मेरी दरखास्त है आपसे, गुजारिश है, आर्म योरसेल्फ। और मैं सरकार से कहूंगा कि जैसे हमने बोला कि जो कश्मीरी जो पुलिसमैन हैं वो उनके लिए कॉलोनीज बनाई जाए, सब कुछ करा जाए, उनको हथियार के साथ बाहर भेजिए, 4-4, अकेला कोई भी बंदा नहीं जाएगा, उनके परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। वो मैंने उनके लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए बोल रहा हूं ना, कि आप जो रहते हो, एक तो बोला जाए कि ये कश्मीरी पंडित घर है, उसको मार्क करा जाए, और इंडिविजुअल जो सीआरपीएफ है, आर्मी है, उनको बोला जाए कि ये घर है, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये पंडित यहां पे काम करता है, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। इंडिविजुअल। इतनी राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट है यार, इतनी आर्मी की यूनिट है, इतनी सीआरपीएफ की यूनिट है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे रहेगा, वहां पे सीसीटीवी लगेगा, वहां पे सब कुछ होगा, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिकम बेटर। हैविंग सेड दैट, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कश्मीरी पंडित लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो वैली में हैं या फिर जो जम्मू चले गए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि सर इनको लीजिए और इनको इंडियन आर्मी के फायरिंग रेंज पे भेजिए और इनको 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग दीजिए सर, हथियार चलाने की। किस तरीके से हथियार चलाते हैं, किस तरीके से हथियार में खोल जोड़ करते हैं हथियार का, किस तरीके से हथियार को मेंटेनेंस करते हैं, और एक एक कश्मीरी पंडित को 1000 से लेकर 2000 राउंड की फायरिंग प्रैक्टिस। जब तक हथियार चलाने की झिझक, सब, जब पहली बार मैंने चलाया तो मुझे भी झिझक हुई थी, हर एक इंसान को होती है शुरू में, वो झिझक चली जाए और कॉन्फिडेंटली हथियार अपना इस्तेमाल कर पाए। और कश्मीरी पंडितों को दीजिए AK-47 कि तुम कश्मीर में रहोगे, ये आर्मी की यूनिट है, तुम इनसे संपर्क में रहोगे, ये बीच बीच में तुम्हारे घर में गश्त भी लगाते रहेंगे, गाड़ी इनकी जाती रहेगी, लेकिन तुम्हारे पास भी AK-47 है। दोस्तों, ये कायर जो हैं, ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो निहत्थे होते हैं। राहुल भट्ट को मारा था ना, वो निहत्था था, उसके दफ्तर में मार दिया उसको, वो निहत्था था इसलिए मार दिया। और वो बच्चा था, क्या उम्र थी उसकी? कुछ भी नहीं थी उम्र, उसको मार दिया। वो बेगुनाह था, उसको मार दिया। अगर उस समय राहुल भट्ट की ट्रेनिंग होती और राहुल भट्ट के पास AK-47 होती अपनी, ये गोली चलाते, ये भी ठोकता 30 गोली मैगजीन से। भगवान की कसम, ये बगल में नहीं फटकते कभी। लड़ने का वक्त आ गया है। मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन बोलेंगे तुम्हारे लिए, तुम तो नोएडा में बैठे हो, तुम्हारे लिए कहना बड़ा आसान है। बिल्कुल ठीक बात है, मेरे लिए कहना आसान है, मैं मानता हूं। यह कमी है कि आप वहां पे हैं, मैं यहां पे हूं, आप परेशानी में हैं, मैं परेशानी में नहीं हूं, आप असुरक्षित हैं, मैं सुरक्षित हूं। तो मेरी और आपकी बात में फर्क रहेगा, यह बात सच है। आप जो सच्चाई है वो फेस कर रहे हैं, जो कड़वी सच्चाई मैं फेस नहीं कर रहा, लेकिन घर आपका है। आप चले जाएंगे, कोई और आपके घर पर बैठ जाएगा। आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे। मैं कश्मीरी पंडित भाई बहनों से बोल रहा हूं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे। आप अपनी 5000 साल की विरासत के लिए लड़ रहे हैं। आज से 5000 साल पहले इस जमीन पर कश्मीरी पंडित थे। कैसा रहेगा कश्मीर जब पंडित नहीं रहेंगे? तो मतलब क्या रहेगा कश्मीर का जब पंडित नहीं रहेंगे? तो कई लोग तो चले गए, पलायन हो गया, लाखों की तादाद में निकल गए वहां से, लेकिन जो हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार को आप लोग रिक्वेस्ट करिए। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से और भी मैं चीजें बोलूंगा। वी शुड आर्म कश्मीरी पंडित्स। औरतें हों, आदमी हों, जो भी हों, उनको ले जाइए आर्मी के कैंप में और उनको दीजिए 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग दीजिए, बिल्कुल फौजी। उनको हथियार चलाना सिखाइए और उनको इशू करिए वेपन, उनको इशू करिए वेपन। हाँ, इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि 1-2 हो सकता है कि ऐसे कोई निकल जाएं जो कि उसका गलत इस्तेमाल करें, और ऐसे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है, जो इसका मिसयूज करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 मिसयूज होगा, लेकिन 99% मिसयूज कश्मीरी पंडित नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग सफर कर चुके हैं। दे हैव सफर्ड, सो दे विल नेवर मिसयूज। ये मैं फेथ के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं पंडितों के बीच में मेरा उठना बैठना है, मैं जानता हूं उनको, ये मिसयूज नहीं करेंगे। लेकिन इट इज टाइम नाउ टू आर्म द कश्मीरी पंडित्स। इनके घरों में AK-47 होने चाहिए। फिर मैं चाहता हूं कि जिस कश्मीरी पंडित घर में 2 एडल्ट हैं और उधर 2 AK-47 पड़ी हैं, ठीक है, और फिर मैं कहता हूं TRF को या लश्कर को कि अब बेटा तुम जरा अटैक करके दिखाओ। तुमने चलाई गोली 10, यहां से आएंगी 100, तब तुम्हें पता लगेगा आटे तेल का भाव। बस दोस्तों, मुझे इतनी सी बात करनी थी। मैं
चाइना और ताइवान जाना चाहता था, मैं कश्मीर दोबारा पहुंच गया, लेकिन फिर जल्दी से कोशिश करूंगा 2-3 दिन में आपके लिए एक नया वीडियो लाने के लिए। लेकिन जो मेरी बात है उस पर ध्यान रखिएगा, जिस आदमी के हाथ में हथियार होता है ना, वो सुरक्षित रहता है, और जो मासूम होता है, जिसके हाथ में हथियार नहीं होता, उसको ऐसे दरिंदे, ऐसे टेररिस्ट्स टारगेट करते हैं। जय हिंद।